हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, हम सारे चैप्टरों के एक मिक्सअप, एक परिभाषा, छोटी छोटी सी परिभाषा लेकर चल रहे हैं ताकि आपकी अब तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए देना चाहूँगा, कल से या परसों से हमारी एमपी हाई कोर्ट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकेंगे। और इसी के साथ आपके लिए सीपीसीटी के मैं एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर का बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1/5 होंगे। मैं जल्दी से उसको लॉन्च कर दूंगा और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल जाएगी। तो आइए आज अपनी देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं हम अपना आज का पॉइंट। हमारा पॉइंट सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, वह हो जाएगा राउटर। राउटर क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो राउटर द्वारा डाटा संदेश को कम समय में निर्धारित पते पर पहुंचाने का काम राउटर का होता है। किसका काम होता है ये? राउटर का। किसके द्वारा? इंटरनेट द्वारा डाटा संदेश को कम समय में निर्धारित पते पर पहुंचाने का काम राउटर का होता है। इसके बाद क्या है? ये डाटा संकेत पैकेट के रूप में एक स्थान पर जाते हैं, ठीक है। किसके स्थान पर जाते हैं? पैकेट के रूप में एक स्थान पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर पैकेट शब्द आया, पैकेट आप समझ रहे होंगे। देखिए जब क्या होता है, इंटरनेट के द्वारा आप जब कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट कुछ भी आप भेजते हैं तो उसको वो पैकेट्स यानी टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उस टुकड़ों में टूटने को क्या कहते हैं? पैकेट्स बोलते हैं या डेटाग्राम भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, यह नेटवर्क गेट वर्क पर स्थगित होता है। किस पर? गेट वर्क पर, ठीक है ना। इसके बाद हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों से मिश्रण पर राउटर कार्य करता है। किसके? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से राउटर कार्य करता है। क्लियर हो गया। थोड़ा और अब आगे जानेंगे। आगे क्या है हमारा? आगे मिलेगा हमको मॉडेम। मॉडेम क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसका जो उपयोग है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने हेतु किया जाता है। मॉडेम का उपयोग किया है कंप्यूटर को नेटवर्क या फिर कह सकते हैं कि इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट देखेंगे। यह कंप्यूटर से उत्पन्न डिजिटल आंकड़ों को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ये हमारा मुख्य पॉइंट है। क्या करता है ये कंप्यूटर से उत्पन्न डिजिटल क्या करता है? डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों को या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को किस में बदलता है? एनालॉग सिग्नलों में बदलता है। इसी प्रकार एनालॉग सिग्नलों में बदलता है। इसी प्रकार एनालॉग को डिजिटल डेटा में यह बदलता है। देखिए एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदल देता है। क्लियर हो गया ना। ये हमारा कौन करता था ये काम? ये करता था हमारा मॉडेम, ठीक है। क्लियर है। थोड़ा और आगे देखेंगे। अब जानेंगे गोफर क्या है, गोफर के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, गोफर की डेफिनेशन देखेंगे। इसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना और प्राप्त करना संभव होता है। किसके द्वारा होता है ये? गोफर के द्वारा होता है। क्लियर है ना। अब आगे चलेंगे, देखेंगे दूसरी हेडिंग क्या है? पिंग है। दूसरी हेडिंग क्या है हमारी? PING, पिंग। जब हम इंटरनेट पर कंप्यूटर और उससे जुड़ने हेतु किसी विशेष पहचान अथवा पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्या है इसका मतलब? थोड़ा और समझ लीजिए। जब हमें, या फिर यहाँ लिखा ना, जब हमें इंटरनेट पर कंप्यूटर और उससे जुड़ने हेतु किसी विशेष पहचान अथवा पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसके द्वारा हो जाता है? डायरेक्ट आप उसमें इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, वे पिंग के द्वारा होता है, ठीक है। थोड़ा और नीचे देखेंगे क्या है इसकी डेफिनेशन। एनिमेशन क्या है ये? एनोमीमस। क्या है ये? एनोमीमस, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे क्या है एनोमिमस सर्वर। इस प्रकार के सर्वर से जुड़ने हेतु किसी विशेष पहचान अथवा पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है? एनोमिमस जो सर्वर होता है उससे जुड़ने के लिए किसी विशेष पासवर्ड और किसी विशेष IP एड्रेस जो बोलते हैं इसको, उसकी पहचान की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट ही उससे एक्सेस से जुड़ सकते हैं। इसके बाद पॉपअप क्या है? पॉपअप के बारे में जानेंगे। पॉपअप यह एक प्रकार का अवांछित विंडो होता है। क्या है ये एक प्रकार का अवांछित विंडो होता है जो वेब पेज पढ़ते समय स्वयं खुल जाता है। आपने देखा होगा कोई पेज, किसी पेज पर आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली एक और पेज खुल जाता है। उनको क्या बोलते हैं? पॉपअप पेज बोलते हैं। किसी का ऐड भी खुल जाता है कभी कभी तो, या फिर किसी की वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? पॉपअप बोलते हैं। क्लियर है। अब जानेंगे सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन का एक होता है वेब ब्राउजर, एक होता है सर्च इंजन। तो हम पहले जानेंगे क्या? सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के अथाह सूचना भंडार से हमें वांछित सूचना खोजने में मदद करने वाले सर्च इंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। जो इंटरनेट पर बहुत सी जानकारी होती है उसके द्वारा आप क्या करते हैं? सर्च इंजन के द्वारा आप उसको खोज सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? कोई भी सर्च इंजन सभी वेब पेजों की सूची बनाकर रखता है। क्या करता है? कोई भी सर्च इंजन सभी वेब पेजों की सूची बनाकर रखता है। और गूगल और कोट याहू, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर गूगल लिखा है। गूगल और कोट याहू, अल्टा विस्टा आदि कुछ सर्च इंजन है, प्रमुख सर्च इंजन है, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे चलेंगे और देखेंगे।
इसके बाद जानेंगे हम सर्फिंग क्या है सर्फिंग, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सर्फिंग के बारे में उसके पहले कीबोर्ड का थोड़ा चेंज बदल लेना। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। तो सर्फिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से अपनी सूचना की खोज सर्फिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट के माध्यम से अपनी सूचना को खोजना सर्फिंग कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद वेब पेज पर स्थित हाइपर लिंक के द्वारा हम अपनी सूचना आसानी से खोज सकते हैं। क्लियर है ना, जब वेब पेज के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा, देखिए जल्दी जल्दी पॉइंट इसलिए खत्म कर रहा हूँ ताकि ये चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए और मैं आपके लिए दूसरा चैप्टर शुरू कर दूँ। ठीक है ना। अब इसके बाद जानेंगे हम थंबनेल क्या है। थंबनेल क्या है इसके बारे में जानेंगे। नाखून के आकार का एक छोटा सा रूप जिसे चित्र और मैप से प्रदर्शित कर सकता है। अच्छा, थंबनेल क्या है? थंबनेल जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब भी आप हमारी वीडियो प्ले करने के पहले एक थंबनेल लिखा जाता होगा कि इस बार CBCD पार, सिर्फ वही पढ़ें जो CBCD में आता है। जो उसके ऊपर प्रिंट पेज जो होता है, जैसे आप क्लिक करते होंगे तो क्लास स्टार्ट आ जाती होगी, वो हट जाता होगा। तो जो उस मैंने जो मोनो लगाया होता है, जो बैनर लगाया होता है उसके ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? थंबनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थंबनेल बोलते हैं। क्लियर है ना। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यह कंप्यूटर पर उपलब्ध इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के उपयोग को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्या है ये? कंप्यूटर पर उपलब्ध इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के उपयोग को क्लाउड कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपके सामने क्वेश्चनों को लेकर आता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूज ना हो। इसके बाद इसमें ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और वेब ब्राउजर, ईमेल आदि शामिल होते हैं। ये इनके उदाहरण थे। ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे चलेंगे और देखेंगे क्या है। अब आ जाएगा हमारा क्या? फायरवॉल। क्या आ जाएगा? फायरवॉल आ जाएगा। इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है? यह किसी कंप्यूटर, डाटा या नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ता से सुरक्षा प्रदान करता है। अनाधिकृत मतलब गलत पहुंच से सुरक्षित प्रदान करता है, हैकरों से सुरक्षित प्रदान करता है। कौन करता है? ये फायरवॉल करता है। ठीक है ना। और थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से रूप में फायरवॉल हो सकती है। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में फायरवॉल हो सकती है। कभी कभी यह दोनों रूप में भी होती है, हार्डवेयर में भी होती है और सॉफ्टवेयर में भी होती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका, यह इंटरनेट पर लैन नेटवर्क की गोपनीयता को बनाए रखने में काम करती है। यहाँ पर लैन शब्द आया है तो लैन से आपको मालूम होना चाहिए LAN, लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। थोड़ा और आगे चलेंगे। अब जानेंगे डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। किसके बारे में जानेंगे? डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में। इस तकनीक का उपयोग कंप्यूटर पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए काम आता है। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर इकट्ठा इसको लिखना था, डॉक्यूमेंट लिखा है। एक बार फिर से देखेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? इस तकनीक का उपयोग कंप्यूटर पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट की गोपनीयता को बनाए रखने में काम करती है। ठीक है ना। थोड़ा और आगे जानेंगे। आगे क्या है? यह हस्ताक्षर उस मैसेज या डॉक्यूमेंट से जुड़ जाता है। ठीक है ना। और इस हस्ताक्षर को कोडेड फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और प्रमुख रूप से इसका प्रचलन प्रशासन, कॉमर्स क्षेत्र में होता है। किसी व्यक्ति की कंप्यूटर नेटवर्क पर पहचान स्थापित करने तथा तथ्य को स्थापित करने की तकनीक में डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग होते होंगे। ठीक है ना। जब आपने देखा होगा, जब भी आप वहाँ पर जाते होंगे ना लोक सेवा आयोग में, जब आपने अपने आय, जाति, निवास बनवाए होंगे तो उनमें एक डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। अब आपको इसकी डेफिनेशन समझ ली, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है ना, प्रशासन। ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद आ जाएगा बायोमेट्रिक तकनीक। क्या है? बायोमेट्रिक तकनीक। इसके बारे में जानेंगे। उंगली की छाप, चेहरे की आकृति, आँख की पुतली, आवाज आदि मानवीय अंगों की सहायता से पहचान स्थापित करने की तकनीक को बायोमेट्रिक कहते हैं। क्लियर हो गया ना। इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर से पहले अधिकृत व्यक्तियों के नमूनों को संग्रहित कर दिया जाता है। क्लियर हो गया ना। ये बायोमेट्रिक की पहचान हो गई है। इसके बाद जानेंगे स्पीकर क्या है। इसके बारे में भी जानना जरूरी है। यह साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को स्पीकर में बदलता है। किससे? साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों में स्पीकर में बदलता है। इसके 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर के द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। क्लियर है ना। इसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर एक छोटा सा स्पीकर होता है। इसके बाद मल्टीमीडिया स्पीकर में एक एम्पलीफायर तथा आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम होता है। ये आप जानते हो, इसको कंट्रोल क्यों बोलते हैं। इसके बाद जानेंगे क्या है?
प्रोजेक्टर, स्क्रीन प्रोजेक्टर, इसके बारे में जानेंगे। स्क्रीन प्रोजेक्टर क्या है? इसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं? ये स्क्रीन प्रोजेक्टर के द्वारा, ठीक है ना। एक और पॉइंट है यहाँ पर, यह किसी चलचित्र को समूह में दिखाने हेतु उपयोग किया जाता है। यह किसी चलचित्र को समूह में दिखाने हेतु उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक पॉइंट हो गया। इसके बाद व्यवसाय के क्षेत्र में इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में किया जाता है। किस में किया जाता है? व्यवसाय के क्षेत्र में इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में किया जाता है। एक और पॉइंट आ जाएगा, यह कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। क्या है ये? यह कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट। देखिए सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दो प्रकार की होती है। एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो होती हैं जो आप क्या करते हैं, जिनको, सॉरी यहाँ पर मैं आपको लैंग्वेज थोड़ा चेंज करना भूल गया। यहाँ पर देखिए आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी का आउटपुट, एक होता है सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट, ठीक है। जो आप प्रिंट होकर कागज आपके जो हाथ में आता है, जिससे आप स्पर्श कर सकते हो, वह हमारा आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाएगा। और जो आपको स्क्रीन पर जो आउटपुट प्रदर्शित होता है, जैसा कि इसमें बताया है स्क्रीन प्रोजेक्टर में, तो वह हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा, क्योंकि वह आप छू नहीं सकते, केवल देख सकते हो। क्लियर ना। अब थोड़ा और आगे लास्ट देखेंगे। इसमें आवाज, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग होता है। क्लियर है। थोड़ा और आगे चलेंगे। अब देखेंगे पैरेलल पोर्ट। क्या है ये? पैरेलल पोर्ट, इसके बारे में जानेंगे। ये आ जाएगा हमारा पैरेलल पोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, जल्दी जल्दी हम देखते चलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग डिवाइस को जोड़ने में किया जाता है। इसकी स्पीड तीव्र होती है। किसकी? पैरेलल पोर्ट की, ठीक है ना। इसके बाद इसके द्वारा एक साथ 8 बिट या 8 से अधिक डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पोर्ट में 25 पिन कनेक्टर होता है। कितना होता है? 25 पिन का कनेक्टर होता है। किसमें? पैरेलल पोर्ट में। इसमें डाटा स्थानांतरण हेतु अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य रूप से इस पोर्ट को प्रिंटर से जोड़ा जाता है। क्या करते हैं? सामान्य रूप से इसको किसमें जोड़ा जाता है? प्रिंटर से जोड़ा जाता है, अतः इसे प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पैरेलल पोर्ट को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर से जो प्रिंटर में केबल जोड़ी जाती है, वह किस में जोड़ी जाती है? तो पैरेलल पोर्ट में जोड़ी जाती है। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद देखेंगे विंचेस्टर डिस्क। ये क्या है? विंचेस्टर डिस्क के बारे में जानेंगे। विंचेस्टर डिस्क 2 से अधिक हार्ड डिस्क प्लेटर को एक केंद्रीय सॉफ्ट के सहारे से ऊपर स्थापित करते हैं। क्या है? फिर से देखेंगे। विंचेस्टर डिस्क में 2 से अधिक हार्ड डिस्क प्लेटर को एक केंद्रीय सॉफ्ट के सहारे एक के ऊपर एक स्थापित करते हैं। क्लियर हो गया ना। थोड़ा और आगे जानेंगे इसके बारे में। इस डिस्क पैक में एक मोटर लगी होती है जो डिस्क को एक्सेस के सहारे घुमाती है। इस डिस्क को सीलबंद डिब्बे में पैक करते हैं ताकि धूल, खरोंच और नमी इसमें संभावना ना हो सके, ठीक है ना। पर्सनल कंप्यूटर के साथ जिस हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है वह विंचेस्टर डिस्क है, ठीक है ना। जो आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क से, कभी आपने कंप्यूटर को खोला होगा या मार्केट में भी आपने शॉप पे देखा होगा, वो चारों तरफ से एक एल्यूमिनियम की परत से बंद होती हैं। उसके अंदर गोल आकृति की ऐसी पत्ती लगी होती है, ठीक है ना, जिसमें आयरन ऑक्साइड या फिर मैग्नेटिक का लेप चढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया। थोड़ा और आगे चलेंगे। अब जानेंगे स्मार्ट डिस्क। स्मार्ट डिस्क क्या है? यह प्लास्टिक की यानी पॉली विनिली और क्लोराइड क्या है? यह प्लास्टिक का बना हुआ एक छोटा सा कार्ड होता है। क्या है ये? स्मार्ट कार्ड। यह प्लास्टिक का बना हुआ छोटा सा कार्ड होगा, जिसमें आप कह सकते हैं, आपने देखा होगा मोबाइलों में कार्ड, छोटे वाले जो कार्ड आते हैं ना, SD कार्ड आते हैं, 4G आता है, 4G कार्ड, 4GB कार्ड आता है, 8GB कार्ड आता है, ठीक है ना। तो वो छोटे छोटे कार्ड जो पहले मोबाइल में डलते थे, छोटे बिल्कुल ब्लैक कलर के होते थे, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर इस कार्ड की बात हो, उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। इसमें डाटा पढ़ने के लिए स्मार्ट कार्ड रीडर की आवश्यकता होती है। आप उनको फ़ोन में डाल सकते हैं ना, इसलिए इसका मुख्य रूप से ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और सिक्योरिटी कार्ड पहचान में इसका आदि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये कार्ड 2 प्रकार के होते हैं। इन कार्डों में 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार हमारा ये ATM कार्ड वाला आ गया, ठीक है ना। ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड, जैसे ही आप अपना वहाँ पर ATM कार्ड अंदर डालते होंगे तो वो केवल आपकी ही इन्फॉर्मेशन दिखाता होगा। ऐसा तो थोड़ी ना है कि अगर आप किसी का ATM डाला, आपने किसी सामने वाले दूसरे व्यक्ति का, पर्सन का ID पासवर्ड खुल जाएगा वहाँ पर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी होती है। ये कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद कई प्रकार के स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ EEPROM भी लगा होता है, ठीक है ना। क्लियर है। अब थोड़ा और आगे चलेंगे, देखेंगे MS-DOS। इसके बारे में जानेंगे। MS-DOS क्या है? MS-DOS 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। MS-DOS क्या है? MS-DOS 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। एक पॉइंट क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चित्र और ग्राफ ना बन पाने और इसकी कमांड याद रखने के कारण वर्तमान में इसका उपयोग कम हो गया है। क्लियर है ना। ये इसका थोड़ा दोष है।
अब थोड़ा और आगे चलेंगे और देखेंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को संयुक्त रूप से माइक्रोसॉफ्ट व आईबीएम ने 1981 में बनाया था। नोट को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित है। किस पर? कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे, देखेंगे यूनिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका विकास बेल लैबोरेटरी के केन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने 1970 में किया था। कब किया था? 1970 में किया था। एक पॉइंट क्लियर। थोड़ा और आगे देखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा यानी ई भाषा में बना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। पहला हाई लेवल लैंग्वेज में बना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है हमारा? तो वह हो जाएगा हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है ना। अब थोड़ा और आगे देखेंगे, यह पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया था। यह डेटा की सुरक्षा भी करता था। कौन? और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद मुख्य रूप से इस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब सर्वर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मुख्य रूप से इसका उपयोग वेब सर्वर के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया ना। थोड़ा और आगे चलेंगे और जानकारी करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि रिटेल सॉफ्टवेयर क्या है। कौन सी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ पर? रिटेल सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। इसके बारे में भी जानेंगे। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बाजार में सामान्य रूप से बिक्री होती उपलब्ध होता है, जिसको आपने ना रिटेलर जैसे नाम से पता चला है, रिटेल सॉफ्टवेयर तो बाजार में जो आमतौर से आपसे उपलब्ध होते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति शुल्क चुकाकर खरीद सकता है, उनको रिटेल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, टैली, एंटीवायरस भी आपने देखा होगा 400 रुपये वाले डलते हैं एक साल के लिए, टैली वगैरह ये ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इस सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग दिशा निर्देश तथा यूजर मैनुअल दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखेंगे सिंटैक्स रूल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सिंटैक्स रूल क्या है। जिस प्रकार आम बोलचाल की भाषा में शब्दों और चिन्हों के प्रयोग हेतु व्याकरण में कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी शब्द और चिन्ह होते हैं, जिसे हम सिंटैक्स रूल कहते हैं। थोड़ा एक बार और देखेंगे। जिस प्रकार आम बोलचाल की भाषा में शब्दों और चिन्हों का प्रयोग होता है हेतु व्याकरण में कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में शब्द, चिन्ह और उनके भी व्याकरण नियम होते हैं, जिन्हें सिंटैक्स रूल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिंटैक्स रूल कहा जाता है। ठीक है ना। थोड़ा और आगे चलेंगे, क्लियर होगा सिंटैक्स। अब इसके बाद आ जाएगा सी और C++, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक लैंग्वेज होती है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेल लैबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन करघिन्नम द्वारा यह उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1970 में हुआ था। 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। किस किसने इसका विकास किया था? तो डेनिस रिची तथा ब्रायन करघिन्नम ने इसका विकास किया था। यह एक उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल भाषा है। इसका विकास कब हुआ था? C और C++ का 1970 के दशक में किया गया था। यह भाषा आम बोलचाल की भाषा, अंग्रेजी भाषा जैसी है। और इसके बाद C++ ऑब्जेक्टिव और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। कौन सी है ये? एक पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यह भाषा संक्षिप्त रूप से कठिन है। इस भाषा का विकास उच्च स्तरीय भाषाएं असेंबली भाषा की क्षमता डालने में उद्देश्य किया गया था। क्लियर हो गया। थोड़ा और आगे देखेंगे। C# क्या, उसके बारे में जानेंगे। इस भाषा का विकास माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है इसका। किसका? C# क्या है? इसका विकास किसने किया? सबसे पहले देखिए, यहाँ से देखिए C# क्या है। C# एक भाषा है जिसका विकास किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका विकास किया था। इसके द्वारा इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट में इसका प्रयोग किया जाता है C# का। ठीक है ना। थोड़ा और आगे चलेंगे और जानेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO तथा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा इस भाषा को मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। थोड़ा और आगे चलेंगे। अब जानेंगे व्यू क्या? व्यू एक ऐसा टेबल है जिसका स्वयं का अपना कोई डाटा नहीं होता है, बल्कि उसका डाटा किसी दूसरे टेबल से लिया हुआ होता है, उसे व्यू कहते हैं। ठीक है, किसी सूचना तथा उपयोगकर्ता, इसके बाद थोड़ा और ऊपर चलेंगे। किसी सूचना तक उपयोगकर्ता की पहुंच प्रदान करने हेतु व्यू उपयोगी माध्यम है। इसके बाद जानेंगे युग्मतार क्या है। युग्मतार के बारे में जानेंगे यानी ट्विस्टेड पैर केबल। क्या है? ट्विस्टेड पैर केबल यानी युग्मतार। इसके बारे में भी जानेंगे। ये क्या होते हैं? ये तांबे के 2 तार होते हैं जो आपस में लिपटे होते हैं। क्या होते हैं? ये तांबे के 2 तार होते हैं जो आपस में लिपटे होते हैं, जिन्हें युग्म केबल यानी युग्म तार भी बोल सकते हैं। इन तारों पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन को
कुचालकों पर पतली परत चढ़ी होती है। देखा आपने देखा होगा जो पहले की जो डिस्क की जो केबल आती थी, डोरी आती थी, जबकि लाइटों उसमें टीवी में लगती थी, तो उनको आपने कभी उसको छीला होगा या तोड़ा होगा तो देखिए देखा होगा उसमें एक परत चढ़ी होती थी, फिर एक प्लास्टिक की परत, उसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। यह संकेतों को रिपीटर की अनुपस्थिति में लगभग 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होती है। क्लियर है। इसके बाद जानेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का उपयोग एक ही शहर के निजी सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। घरों में इसका उपयोग होने वाले केबल टेलीविजन में भी एक इसका उदाहरण, घरों में उपयोग होने वाला केबल टेलीविजन MAN का उदाहरण यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है ना। यह नेटवर्क किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक फैला हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद मेश टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे कि मेश टोपोलॉजी क्या है। इस टोपोलॉजी में कोई होस्ट या केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता है। सबसे पहले मेश टोपोलॉजी में क्या है, इसमें कोई होस्ट और यानी कोई मेन कंप्यूटर नहीं होता है। यह दो प्रकार से पूर्ण मेश टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी तथा आंशिक मेश टोपोलॉजी होती है। इसके बाद थोड़ा और जानेंगे। मुख्य रूप से इस टोपोलॉजी का प्रयोग बैकबोन नेटवर्क निर्माण में होता है। इस टोपोलॉजी का प्रमुख लाभ यह होता है कि नेटवर्क के किसी नोड या संचार के माध्यम से काम होने पर भी डेटा स्थानांतरण जारी रह सकता है। क्लियर हो गया ना। थोड़ी और आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाएगा बेतार तकनीक यानी वायरलेस तकनीक, जिसको बेतार तकनीक बोलते हैं हिंदी में। तो वायरलेस तकनीक के बारे में जानिए, ये क्या है। यह केबल तकनीक सुविधाजनक ना होने और खर्चीले होने के कारण विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने हेतु बेतार तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद इसमें अब तक रेडियो तरंगों का उपयोग कर कम दूरी के लिए नेटवर्क स्थापित किया जाता है। थोड़ा और आगे जानेंगे तो अब PHP के बारे में जानेंगे कि किसके बारे में जानेंगे, PHP के बारे में जानेंगे, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है ना। तो PHP के बारे में, यह एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। क्या है PHP? सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है। शुरुआत में इसे पर्सनल होम पेज नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? पहले इसको नाम दिया गया था पर्सनल होम पेज नाम दिया गया था PHP को, ठीक है ना। इसके बाद इसका उपयोग डायनामिक वेब पेज निर्माण में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग? तो डायनामिक वेब पेज में किया जाता है। एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक, ठीक है ना। इस भाषा का विकास रेसमस ने किया था, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा और आगे देखेंगे क्या है। इस भाषा का प्रयोग HTML भाषा के साथ मिलकर किया गया है। PHP भाषा में आमतौर पर वेबसाइट फेसबुक याहू है, ठीक है ना। PHP भाषा में क्या है, तो हमारी एक आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारी जो वेबसाइट या फिर फेसबुक और याहू किस लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं, तो PHP लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं, ठीक है ना। थोड़ा और आगे जानेंगे और देखेंगे यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पर URL का URL का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। ये क्या है हमारा? ये हमारा URL कंप्यूटर नेटवर्क में वांछित सूचना का स्थान और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उस स्थान को कैसे प्राप्त किया जाता है। किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता उस वेब पेज और साइट का URL होता है, ठीक है ना। URL में डोमेन नेम के साथ शब्द अंक या विराम चिन्ह हो सकते हैं। इसके बाद URL को टाइप करके व्यक्ति सीधे वेब पेज पर पहुंच सकता है। किसी भी वेब पेज अथवा वेबसाइट का विशेषकृत पता उस वेबसाइट का URL ही कोड कहलाता है, ठीक हो गया ना। इसके बाद आ जाएगा क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्या आ जाएगा हमारा? क्रॉस प्लेटफॉर्म। उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच काम करने वाले सॉफ्टवेयर को क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म किसे बोलते हैं? सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, या कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच काम करने वाले सॉफ्टवेयर को क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद साइबर स्पेस जानेंगे। साइबर स्पेस क्या है? तो क्या है साइबर स्पेस? विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में सर्वप्रथम साइबर स्पेस शब्द का निर्माण किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहले साइबर स्पेस शब्द का चर्चा कह सकते हैं या इस्तेमाल कह सकते हैं, कहाँ किया गया था? तो किसकी पुस्तक थी ये? विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में सर्वप्रथम साइबर स्पेस शब्द का यूज किया था, ठीक है ना। विश्व में फैले कंप्यूटर संचार के नेटवर्क तथा सूचनाओं के भंडारण को काल्पनिक रूप से साइबर स्पेस कहा जाता है।
थोड़ा और देखेंगे। इसके बाद है हमारा लास्ट स्पाईवेयर। ठीक है, यह एक ऐसा दोषपूर्ण प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पासवर्ड, ईमेल संदेश, यूजर नेम और पूर्व में देखी गई वेबसाइट आदि का विवरण इकट्ठा करता है। उसको क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर बोलते हैं। कुछ बड़ी व्यावसायिक कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों क्लास पूरी होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट रह गया है कीलॉगर। इसके बारे में भी जान लेते हैं। कीलॉगर क्या है? कीलॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपने नाम के अनुरूप उपयोगकर्ता द्वारा काम के दौरान दबाए गए बटनों का रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि आप कीबोर्ड पे कोई भी की दबाएंगे तो उसको जो रिकॉर्ड करता चलता है, ठीक है ना, ये इसका काम होता है कीलॉगर का। यह प्रोग्राम भी उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर में चलता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने लगा दिया जैसे कीलॉगर, तो आपको जानकारी नहीं होगी। आप जो जो देखेंगे, जो जो आप उस पर टाइप करेंगे, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर ही एक प्रकार की स्पाईवेयर है, और इसका दूसरा नाम क्या? कीलॉगर है। इसके बाद देखेंगे हम क्या थ्रेड क्या है। थ्रेड का इंटरनेट पर विचार विमर्श के दौरान किसी विषय पर उपयोगकर्ता द्वारा अलग से चर्चा प्रारंभ करना थ्रेड कहलाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और एक और इन्फॉर्मेशन, जल्द से कल से या परसों से न्यायालय की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।